तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, शॉर्ट रिवीजन की इस सीरीज के अंदर कम से कम टाइम के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को मैं आपको रिवाइज करवा के दूंगा, जिससे आप कम टाइम के अंदर अपने रिवीजन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो और देख सकते हो गाइस। दूसरी बात गाइस, अगर इसी वीडियो को, अगर इसी लेक्चर को आपको डिटेल में देखना है, डिटेल में समझना है, तो प्लेलिस्ट में चले जाओ। बहुत सारे वीडियोस मेरे बने पड़े हुए। बट गाइस, आपके एग्जाम के लिए इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत कम टाइम है, मैं एक झटके में खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइड्स की। तो इसके अंदर टोटल अगर हम कंडीशन करें तो सबसे पहले डोबेरायनर आते हैं। डोबेरायनर एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप में 3 3 एलिमेंट को रखा और तीनों एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी सेम थी, और ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को उन्होंने क्या कहा था, ट्राइड्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज ट्राइड। फिर इसके बाद इनके लॉ की अगर मैं बात करूं, डोबेरायनर लॉ जो एग्जाम में आता है, तो उसका मतलब यह था कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, atomic mass of the middle element was approximately mean of the other 2 element। मतलब कहने का मतलब लिथियम एंड पोटेशियम का दोनों प्लस करूंगा एंड डिवाइड बाय 2 करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, सोडियम के बराबर हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था, डोबेरायनर बाबा ने कहा था। बट गाइस, आगे जाके इनका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए ये अप्लीकेबल नहीं हो रहा था। इन्होंने जिस तरह से बताया था कि मिडल एलिमेंट का मास अदर 2 एलिमेंट के एवरेज के बराबर होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था और फाइनली डोबेरायनर बाबा क्या हो गए, फेल हो गए। इसके बाद गाइस आते हैं हमारे न्यूलैंड बाबा। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट में क्या होता है, सबसे पहले वो उस समय जितने भी एलिमेंट पता थे सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में उन्होंने अरेंज किया। मतलब कि अगर जस्ट समझाने के लिए बताना चाहूंगा कि इसका मास 1 kg है, देन दूसरे का 2 kg है, देन 3 kg है, देन 4 kg है, 5 kg। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया। जैसे ही वो अरेंज कर रहे थे, उन्होंने इस हिसाब से अरेंज किया, उन्होंने 8वें नंबर पे जो एलिमेंट रखा था उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के बराबर थी। तो यही तो उनका लॉ था, ऑक्टेट लॉ यही था कि एवरी 8 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी डोज ऑफ फर्स्ट। जैसा 8वें नंबर पे जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर थी, पहले वाले एलिमेंट के बराबर थी। और गाइस, उस समय टोटल इन्होंने अपने जो टेबल बनाया था उसके टोटल 56 बॉक्सेस दिए थे, और ये इनका लॉ 8वें नंबर पे रहने वाला पहले नंबर के बराबर है। ये जो इनका लॉ था, एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट, ये इनका बस कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। और उन्होंने कुछ और चीजें करके रखी थी, कोबाल्ट और निकल को सेम बॉक्सेस के अंदर रखा था, और इन्होंने एक और चीजें करके रखी थी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले बहुत सारे एलिमेंट को सेम ही ऑक्टेट में रखा था, और ये भी इनके डीमेरिट्स के अंदर आता था। इतना था हमारा न्यूलैंड ऑक्टेट। अगर अब मैं बात करूं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारा क्या था, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जो टेबल आया था वो हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। और मैं बताना चाहूंगा, चलो अभी तो डिटेल की बातें नहीं चल रही है, अभी शॉर्ट रिवीजन की बात करूं मैं कैसे अंदर के बिली निकलना स्टार्ट होता है। देखो, इस मेंडलीव ने सभी एलिमेंट को अगेन इन्होंने सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। और जब ये टेबल बना रहे थे तो इन्होंने वर्टिकल कॉलम को अगर मैं इस तरह से यहां कलर बनाऊं, ये वर्टिकल्स कॉलम को इन्होंने क्या कहा था, ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को इन्होंने क्या कहा था, पीरियड्स। जिस समय ये एलिमेंट्स को मतलब टेबल में बना रहे थे उस समय टोटल 63 एलिमेंट पता थे। इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे। इन्होंने सबसे पहला जो अच्छा काम किया था, इनके मेरिट्स में जो चीजें आती है, बेरिलियम। उस समय बोला जाता था कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है 14.09 है, बट इन्होंने इसको करेक्ट करके 9.5 किया, मतलब इसको रिवाइज किया। और जैसे ही इन्होंने इसको रिवाइज किया तो जो हमारा बेरिलियम है वो किसके आगे आ गया, बोरोन से पहले आ गए, क्योंकि पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.09 कंसीडर किया जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ वेकेंट प्लेस रखे थे, कुछ खाली जगह रखे थे, और उन अननोन एलिमेंट का नाम उन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन रखा था। और बाद में आगे जाके सच पता चला, यार इन्होंने जो खाली जगह रखा था और वहां खाली जगह के एलिमेंट को जो नाम दिया था सच में वैसा एलिमेंट था। और आगे जाके जो एलिमेंट है स्कैंडियम, गैलीनियम एंड जर्मेनियम। और साथ में इन्होंने जीरो ग्रुप भी अपने टेबल के अंदर जीरो ग्रुप भी जनरेट किया था। जीरो ग्रुप का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट ना तो वो किसी से लेंगे ना तो किसी को देंगे, ऐसा ग्रुप भी उन्होंने क्रिएट करके रखा था कि आगे जाके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट आने वाला है जो क्या होगा, ना अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा इन्होंने टेबल क्रिएट करके रखा था। आगे डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोजन के लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन एक्चुअल है क्या।
अल्कली मेटल है, अर्थ अल्कली मेटल है कि हैलोजन है, मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन को उठा के आप देखोगे सबसे ऊपर है। फिर इसके बाद आइसोटोप्स, आइसोटोप जैसे उन्होंने बहुत सारे, बहुत मतलब उनको क्लियर ही नहीं पता अगर जैसे हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। इन्होंने सभी एलिमेंट को किस वाइज अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। पर आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो पर एटॉमिक नंबर सेम हो, बट उस समय एटॉमिक नंबर जैसा कुछ था ही नहीं। तो भाई जब इनसे पूछा गया कि भाई ये जो तीनों एलिमेंट है इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, इसको आप अलग जगह पे क्यों नहीं रख रहे हो, तो इनके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि इन्होंने ही बोला था ना कि मैंने सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। पर ये अब जब देख रहे थे यार हाइड्रोजन के दोनों जो है ये सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी फिजिकल इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम जैसी है, तो भाई ये इसको लेके कंफ्यूज था और ये इसको कहीं और रख नहीं पा रहा था। पर सामने वाला खड़े होकर बोल रहा था कि भाई मेरे को बताओ, आप ही ने तो बोला था ना सभी एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है उनको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे, तो ये दोनों को क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब आइसोटोप्स ऐसी चीजें होती है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट भाई मास नंबर अलग होता है, मास नंबर अलग होता है, और इन्होंने मास के हिसाब से अरेंज किया था, इसलिए आइसोटोप्स को लेके क्या थे, कंफ्यूज थे। इसके बाद गाइस अभी हमने देखा कि कोबाल्ट और निकल को भी इन्होंने प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किससे अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर, यहां एटॉमिक नंबर लिख दो, एटॉमिक नंबर। ओके, फिर इसके बाद ये टेबल के बारे में कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे पहली बात बताऊं तो टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और नीचे वाला एफ ब्लॉक होता है। ओके, 4 ब्लॉक। और सेम चीज ऐसा ही कि इसके अंदर भी टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो 18 ग्रुप्स होता है और 7 क्या होता है, पीरियड्स। मतलब ये वाली लाइनें टोटल कितने हैं, 7 है, तो 7 पीरियड्स है, और ये वाली लाइनें अगर हम काउंट करें टोटल 18 है, तो 18 हमारा क्या होता है, ग्रुप्स होता है। ओके, अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक के अंदर, तो अगर ब्लॉक वाइज आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता तो आप बोल सकते हो कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी ब्लॉक के अंदर 13 to 17 और हमारा लास्ट वाला 18 जीरो ग्रुप भी होता है। देखो ये जीरो ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर आपको कोई डी ब्लॉक बोले तो डी ब्लॉक में कहां से कहां तक के, 3 से लेके 12 तक के ग्रुप के एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं। और एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं वो जो मतलब देखो, आप अगर यहां देखोगे ना, ये देखो 57 to 71, देखो ला लू, ये देखो। फिर इसके बाद 69 to 103 ACLR। तो एलिमेंट प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल व्हिच कंसिस्ट इन एफ ब्लॉक। इट कंसिस्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ सीरीज, फर्स्ट इज लैंथेनाइड एंड सेकंड इज एक्टिनाइड। लैंथेनाइड कहां से कहां तक, लालू को लैंथेनाइड वाली सीरीज बोलते हैं और ACLR को एक्टिनाइड वाली सीरीज कहते हैं। और ये सब किसके अंदर आता है, एफ ब्लॉक के अंदर आता है। तो ब्लॉक वाइज हमने बता दिया। इसके बाद गाइस एक और है जो आपको नाम वाइज याद होना चाहिए टेबल के बारे में। देखो ये टेबल के बारे में आपने पूरा नॉलेज ले लिया ना, तो कैसा भी क्वेश्चन है बहुत आराम से कर लोगे। अब देखो गाइस, ये 3 से लेके 12 तक जो एलिमेंट का ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है उनको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बाद गाइस जो एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट है जिसके अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज रहती है, इसको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन। और इसके बाद फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13 to 70, 18 नहीं, ये हमारा होता है नॉर्मल। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल एलिमेंट। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड 13 to 70 ग्रुप किसके अंदर रहता है, नॉर्मल एलिमेंट के अंदर। तो हमने यहाँ टोटल 4 नाम फिर से देख लिए, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एंड नॉर्मल एलिमेंट। ओके, 3 नाम, सॉरी, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एंड नॉर्मल एलिमेंट, ये भी नाम देख लिया जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब चलते आगे, प्रिडिक्ट ट्रेंड्स। वैलेंसी तो आपको पता ही है। हम एटॉमिक साइज पे आ जाते हैं। एटॉमिक साइज देखो, इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस। सिंपल सी बात है, ये देखो ये है ये। अब मुझे बताओ, जनरली समझ लो ये सर्कल है, तो कौन सा साइज बड़ा है, यही साइज बड़ा है क्योंकि देखो इसका रेडियस बड़ा है। तो एटॉमिक साइज किससे इंडिकेट किया जाता है, रेडियस से इंडिकेट किया जाता है। और ये कहां से कहां का डिस्टेंस लिया जाता है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम टू आउटर मोस्ट सेल। अगर मान लो इसका एक सेल और है तो यहां तक हम लाइन लेंगे, तो न्यूक्लियस ऑफ द एटम टू आउटर मोस्ट सेल, यहां ये डिस्टेंस हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और इसी से डिसाइड किया जाता है एटम का साइज। ये बस 2 लाइनें आपको याद रखनी है।
आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको ये पता रहना चाहिए कि एलिमेंट के अंदर दो मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो क्या हो जाते हैं, इट बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ऐसे एलिमेंट को ही हम मेटल कहते हैं। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और गेन करने के कारण उनके ऊपर उन्होंने उधारी लिया है ना, समझ लो भाई, तो उन्होंने जब सामने वाले से लिया हुआ है तो मतलब उनके ऊपर कौन सा साइन हो जाता है, माइनस साइन, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हो जाते हैं हमारे नॉन मेटल। तो ये चीजें भी आपको पता रहना चाहिए कि एक कैटायन है, दूसरा क्या एनायन है। ये आपके नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए कि इसके अंदर मेटालिक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अंदर, कि मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। मैंने बता दिया जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो होते हैं हमारे मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो हमारे होते हैं नॉन मेटल। जो लूज करता है, जो देता है भाई, उसका उधारी हमेशा मतलब सामने वाले पे बना रहता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, प्लस रहता है। और जो लेता है उसका हमेशा क्या रहता है, उसके दिमाग में नेगेटिव चीजें चलती रहती है, मतलब वो नेगेटिव होता है, मतलब वो नॉन मेटल है। इसके साथ ही गाइस ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बस ये 3 पॉइंट। ओके, जब हम पीरियड्स में देखो देखो पीरियड्स में अगर हम जा रहे हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि देखो ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो। ओके, लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हमें समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है गाइस, यहां देखोगे ये पूरा मेटल होता है, ये वाला पार्ट पूरा नॉन मेटल होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, मेटलॉइड होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब हम लेफ्ट से राइट के साइड जाएंगे तो ये नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही इंक्रीज होगा ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज हो रहा है तो क्या मतलब क्या किसके कैरेक्टर बढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। और जस्ट फिर से अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला कंडीशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला कंडीशन डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। बस गाइस ये बस आपको पता है, बस इसका उल्टा कर दो, बस इसका उल्टा कर दो। ओके, मतलब क्या चले जाओ टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप से बॉटम में अगर हम जा रहे ग्रुप वाइज तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग कर दो, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग कर दो, और यहां डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग कर दो। आपका ये तीनों काम कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से बहुत कम टाइम में आप ये पूरे के पूरे चैप्टर को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो गाइस, और जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस रिवीजन में फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाए बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए बिना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।